नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जागृति क्लासेस में। जैसा कि हम लोग कल की क्लास में चर्चा किए थे कि इतिहास को हम एक लगातार क्लासेस में लगभग 40 से 50 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग इतिहास के लेक्चर 1 में आज हम लोग बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि इतिहास क्या है, इतिहास का विभाजन कैसे है और प्राक इतिहास, ऐतिहासिक, आदि इतिहास काल में क्या अंतर है, अंतर का क्या कारण है और इतिहास को कैसे हम लोग एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न में बांटकर कैसे अपने क्लास को संपादित करेंगे, उसके बारे में कल हम लोग चर्चा किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे लेक्चर 1, इतिहास के स्रोत। पहला ये टॉपिक हो गया इतिहास के स्रोत और प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव का मतलब होता है पाषाणकालीन मानव, उसी की जो हम लोगों ने कल चर्चा की थी उसी का आज विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे, पाषाणकालीन मानव। ठीक है, तो अतीत के साक्ष्यों से मानव सभ्यता की जो विकास यात्रा है उसके क्रम में हम लोग आज पूरी अपनी यात्रा को ले चलेंगे। लगभग 35 से 40 मिनट की क्लास में आप लोगों को एक सम्यक और क्या कहते हैं कंप्रेहेंसिव, समग्र रूप से अध्ययन आपको लोगों को दिया जाएगा। देखिए एक चीज़ और है, इतिहास को मैं ऐसे खड़े होके बोल भी सकता हूँ लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब आपके पास कुछ विजिबिलिटी रहे। लाइव क्लासेज में या यूट्यूब की क्लासेज में सबसे ज़रूरी शर्त ये हो जाती है कि सामने जो मास्टर पढ़ा रहा है उसके सामग्री क्या है, उसके पास उसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट हो जाता है पीपीटी। बाकी इतिहास तो हम कल आप लोगों को बताया ही था, लगभग बोला ही जा सकता है सारी चीज़ें, लेकिन आपको इतिहास को अगर और अच्छे से समग्र रूप से क्या कहते हैं आत्मसात करना है तो उसमें पीपीटी का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। तो पीपीटी के ही माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आगे करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर हम ऐसे ओरली बोलेंगे तो आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। तो इस पीपीटी से हम लोगों को पढ़ाएंगे, ये इनपुट इसमें से लेंगे और इसका विस्तारित रूप हम आपको बोलेंगे, उसको नोट डाउन भी आप लोग करते रहेंगे। इसके अलावा आप लोग इस पीपीटी को हम अपलोड भी करा देंगे, एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस टेलीग्राम चैनल पे इस पीपीटी को भेज देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहाँ से इस सामग्री को प्राप्त करिए। शुरुआती कुछ दिनों में हम लोग यूट्यूब के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होता है उसमें हम लोग पीपीटी को भेज देंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले पड़ाव पे। ठीक, तो ये है हमारा जैसे इतिहास क्या है, कल हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी। इतिहास जो है संस्कृत के मूल से निकला हुआ है। इसका मूल रूप क्या है, संस्कृत है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति और आस, मतलब इसी को इतिहास कहते हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ऐसा वास्तव में घटित हुआ था, इसी को इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास के जो पिता हैं उनको हेरोडोटस को कहा जाता है, कल हमने आप लोगों को बताया भी था इसके लिए। तो इन्होंने एक परिभाषा दी थी, हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन एक्शन, मतलब जो मानव गतिविधियों का जो रिकॉर्ड होता है उसी को इतिहास कहा जाता है, हेरोडोटस ने कहा था। उसके बाद बहुत से इतिहासकार, ईएचकार हुए, आरसी मजूमदार हुए, इन सब चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। ईएचकार ने हिस्ट्री एज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, मतलब इन्होंने कहा कि भूतकाल और वर्तमान काल में अनवरत चलने वाले विमर्श को ही इतिहास कहा जाता है। किसने कहा है, ईएचकार ने कहा है। आरसी मजूमदार ने कहा है हिस्ट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन टाइम, एक समय में मानव द्वारा किया गया विकास ही इतिहास कहलाता है, आरसी मजूमदार ने कहा है। ठीक है, तो ये 3 परिभाषाएं हैं, अगर आप चाहें तो ये कर लीजिए, लेकिन इन 3 परिभाषाओं में भी कुछ क्या कहते हैं अपना एक सीमा है। असली परिभाषा आपको देखने को यहाँ मिलता है। ठीक है, जो हम लोग यहाँ आपको बताते हैं क्या है, इतिहास केवल घटनाओं का वर्णन नहीं बल्कि उनके कारण परिणाम का विश्लेषण का वैज्ञानिक प्रयास है। ठीक है, तो मतलब इतिहास केवल घटना नहीं है बल्कि उसका क्या है, असर्शन और रीजनिंग है,
ऐसे अतीत में की गई घटनाएं जिनका विश्लेषण हम वर्तमान में करते हैं। यदि भूतकाल की घटनाएं हमारे लिए उपयोगी हैं तो उसको आत्मसात करते हैं, तथा अगर वो हमारे लिए सबक की चीज़ है तो उससे हम लोग सीखते हैं। तो इतिहास की ये परिभाषा हो जाती है। इसी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कुछ लिखा है। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी का अपना जो महत्ता है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में है, लेकिन जब हिंदी साहित्य का इतिहास ये लिख रहे थे तो उसी समय इन्होंने इतिहास की भी एक परिभाषा दी कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। मस्ती फक्कड़पन स्वभाव ने कबीर को अद्वितीय व्यक्ति बना दिया। ये इतिहास का मतलब बताते हैं कि जैसे हर व्यक्ति का अपना इतिहास हो सकता है। मैं इस चीज़ को इसलिए लगाया कि न केवल राजा महाराजा कवि या मतलब रसूखदार या पूंजीपतियों का इतिहास हो, बल्कि आम जनमानस का भी इतिहास होता है। इनके नज़रिए से ये देखने को हमको मिलता है। तो कुल मिला के इसमें 2 चीज़ें आपको देखने लायक हैं कि इतिहास क्या है, इतिधनास, हेरोडोटस, और ये 3 चीज़ें आपको इसमें देखने की ज़रूरत है। तो आपसे आज के बाद कोई पूछे कि इतिहास का मतलब क्या है तो आप इन सब चीज़ों को देखकर बता सकते हैं। ठीक है, आइए लास्ट में एक और, इतिहास का महत्व क्या है, अतीत से वर्तमान की समझ। जैसे लोग पूछते हैं कि इतिहास हम पढ़ते क्यों हैं, बड़ा सामान्य सा सवाल होता है भाई। मतलब क्या कहते हैं कि जो समय है वो वैज्ञानिक युग का समय है, वो समय है मैथ का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, विज्ञान का है, तो इतिहास की क्या ज़रूरत है। तो इतिहास क्या है कि अतीत से वर्तमान की समझ विकसित करता है, मैंने आपको बताया ही। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का आधार है। आजकल जो आप भारतीय राजनीति में देख ही रहे होंगे तो इतिहास के आलंबन पर ही वर्तमान राजनीति की जा रही है। ये इतिहास की महत्ता स्वयं सिद्ध करता है। और तीसरा क्या है, मानवता को अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। कौन? इतिहास देता है। तो ये 3 चीज़ें अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास क्या है तो आप इन 3 चीज़ों को बता सकते हैं कि अतीत से वर्तमान की समझ विकसित करता है, नंबर 1। दूसरा, राष्ट्र निर्माण का आधार है। अब चूंकि जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास भारत का रहा है, आज की जो दक्षिणपंथी जिसको आप कह सकते हैं बीजेपी सरकार है, तो उसका मूल आधार क्या है? राष्ट्र निर्माण, उसी का आलंबन लेते हैं। अगर इतिहास न हो तो कैसे आलंबन लेंगे उसका। तीसरा है मानवतावाद, मानवता को अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। तो इतिहास का इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री ये हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण चीज़ है कि इतिहास हो गया, इतिहास का इम्पोर्टेंस हो गया, 2 चीज़ समझ में आए। तो इतिहास के जानने के स्रोत क्या हैं? आखिर हम इतिहास जो है हमारे पास उसको हम जानेंगे कैसे? तो इतिहास जानने के 2 प्रमुख स्रोत हैं, हमेशा से आप लोग जानते रहे हैं। 2 प्रमुख स्रोत रहे हैं इतिहास के, और वो कौन स्रोत रहे हैं? पहला पुरातात्विक स्रोत रहा है जिसको भौतिक साक्ष्य कहते हैं। दूसरा रहा है हमारा साहित्यिक स्रोत जिसे लिखित प्रमाण हम कहते हैं। ठीक है, तो पुरातात्विक स्रोत में जो सबसे बड़ा चीज़ आता है वो उत्खनन आता है। उत्खनन मतलब जैसे कोई भी, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का पता चला हमको, हड़प्पा सभ्यता का पता चला, वो किसके माध्यम से पता चला? एक्सकेवेशन से पता चला। किससे? एक्सकेवेशन, उत्खनन से। उत्खनन में क्या होते हैं? जो क्या कहते हैं, महल होते हैं, पुरातात्विक अवशेष होते हैं, और उसमें क्या कहते हैं भवन सब जो टूटे फूटे होते हैं वो होते हैं। दूसरा चीज़ शिलालेख। शिलालेख की बात की जाए तो अशोक का आप नाम सुनते होंगे। अशोक एक मौर्यकालीन राजा था। वो अशोक के जितने भी जानकारी का स्रोत है लगभग 80% हमको कहाँ से मिलता है? अशोक पर ही, शिलालेख से ही मिलता है। एक DR भंडारकर महोदय थे, उन्होंने कहा कि मुझे मौर्य साम्राज्य का इतिहास लिखना हो तो मैं अशोक के अभिलेखों से मौर्य साम्राज्य का पूरा इतिहास लिख सकता हूँ। तीसरी चीज़ है सिक्के। ये किस में आते हैं? ये सब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में। सिक्के, क्वाइंस,
आप जब पढ़ेंगे आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन कालीन सिक्का क्या है, आहत सिक्के थे, वो 500 ईसा पूर्व के सिक्के हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा सिक्के मिले कहाँ से हमको हैं, सबसे ज़्यादा सिक्के हमको गुप्त कालीन मिले, मौर्योत्तर कालीन सिक्के भी हमको मिलते हैं, वहाँ से इनका इतिहास हमको देखने को मिलता है। कौन से, आहत सिक्कों से शुरू होके हम लोग लगभग जितने भी धातु होते हैं, आहत चांदी का पंचमार्क सिक्का था, मतलब चांदी पर मोहर से ठप्पा मार दिया जाता था या किसी भारी धातु से उस पर थप्पा मार दिया जाता था, उसी को आहत कहते थे, मतलब पंचमार्क कहते थे इसको। यहाँ से शुरू हुआ हमको चांदी, सीसा, तांबा, सोना, जितने भी धातु हो सकते हैं, कांसा, सबके हमको सिक्के आपको प्राचीन भारतीय इतिहास में देखने को मिलते हैं। मॉन्यूमेंट्स मतलब होता है स्मारक, स्मारक मतलब जैसे आपके हो गए सांची का स्तूप हुआ, और क्या कहते हैं चैत्य हुए, और जितने भी कुछ भी जैसे कि अशोक का स्तंभ हुआ, ये सब मॉन्यूमेंट्स में ही आ जाते हैं आपके। तो ये पुरातात्विक जो स्रोत होता है, ये इसके जो जानकारी का स्रोत होता है वो उत्खनन, शिलालेख, सिक्के और स्मारक होते हैं। तो इतना अगर आप जान लेंगे तो इससे आप मेंस का भी आंसर लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में जो आएगा वो फैक्ट तो हम लोग आपको बताएंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा साहित्यिक स्रोत होता है, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों में अगर हम लोग बात करें तो दो प्रकार का आता है, एक होता है धार्मिक साहित्य, एक होता है लौकिक साहित्य। इसको हम इस हिसाब से नहीं बांटे हैं क्योंकि थोड़ा सा कठिन हो जाता आप लोगों के लिए, तो हमने क्या बांट दिया, वैदिक साहित्य प्राचीन काल में क्या रहे, यही 3 धर्म थे मूलतः मोटा मोटी, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और विदेशी वृत्तांत। यदि हम इसको इस कैटेगरी से बांटे, ठीक है, तो लौकिक मतलब जो यहाँ के लोग लिखे हों, मानव द्वारा रचित हो, उसे लौकिक कहते हैं इस श्लोक में। धार्मिक मतलब जो धर्म पर आधारित हो, जैसे वेद हुए, पुराण हुआ, उपनिषद हुए, और आपके जितने भी क्या कहते हैं धर्म पर आधारित पुस्तकें हैं वो आपके वैदिक साहित्य में आएंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये क्या है, वैदिक साहित्य, धार्मिक साहित्य है। बौद्ध साहित्य में जो भी आपको देखने को मिलता है, जैसे त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, वो भी आपके धार्मिक साहित्य पे ही आएंगे। जैन साहित्य में अगर आप देखेंगे भगवती सूत्र, आचरांग सूत्र और जितने भी परिशिष्ट पर्वन वगैरह आते हैं वो किस में आएंगे, धार्मिक साहित्य में आएंगे। विदेशी वृत्तांत को हटा दीजिए। लौकिक साहित्य की अगर बात की जाए तो कैसे आप बात करेंगे, जैसे वाग्भट्ट का अष्टांग हृदय, जैसे कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ये सब क्या हो जाएगा, लौकिक साहित्य हो जाएगा। और ये लौकिक साहित्य हर धर्म पर लिखी गई है, जो मानवों द्वारा धर्म का राजनीति पे या क्या कहते हैं आपको वास्तु पर, आपके ज्योतिष पर जो भी आपको लिखे गए हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बौद्ध साहित्य में मिलेंगे, जैन साहित्य में मिलेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप बांट कर देखेंगे धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, तो और क्लासिफिकेशन आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आमतौर पर जब आप जीएस पढ़ते हैं वनडे एग्जाम के लिए या पीसीएस के लिए, तो ये लाइन आपके लिए काफ़ी सही होता है कि वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और वृत्तांत, विदेशी वृत्तांत। यदि आप यूपीएससी लेवल का पढ़ेंगे तो कैटेगराइजेशन थोड़ा सा और बाइफरगेट हम लोग और ज़्यादा उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए, ये मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में ले आते हैं। जैसे हमने बताया आपको अभी इसी क्लास में कि क्या होता है उत्खनन और स्मारक। मैंने बताया कि पुरातात्विक स्रोत हैं ये 3, ये पुरातात्विक स्रोत हैं। तो उत्खनन और स्मारक, उत्खनन में क्या मिलते हैं आपके, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं,
कुछ औजार मिलेंगे, जैसे आपको देखेंगे जितने भी उत्खनन होते हैं, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हो, चाहे अतरंजी खेड़ा में वैदिक काल के बाद का उत्खनन हो, उसको देखिए। गुफाएं अगर आप देखने को कहते हैं तो मेहरगढ़ और सांची। सिक्के मैंने आपको बताया ही, पंचमार्क सिक्के जिसको आहत सिक्के कहा जाता था, ठीक है। 600 और 500 BC का हमको दिखाई पड़ता है। फिर इंडो ग्रीक जिसको हिंद यूनानी कहते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं ज़्यादा प्रचलित हैं, सबकी मैंने चर्चा कर दी है। शिलालेख अशोक का हमने बताया ही। फिर हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल का बहुत फेमस है। इलाहाबाद का प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त का बहुत फेमस है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनसे क्या क्या हमको जानकारी मिलती है? तो उत्खनन स्मारक से तकनीकी, सांस्कृतिक, धार्मिक आस्था और उस समय का जीवन का पता चलता है। सिक्कों से हमको क्या जानकारी मिलती है? कैसा आर्थिक जीवन था उस समय का, व्यापारिक नेटवर्क कैसा था, कहाँ से कहाँ तक व्यापार होता था, और उसमें जो किस धातु से वो सिक्का बना हुआ था, उसमें किस कला कौशल का प्रयोग हुआ था वो भी पता चलता है। तथा शासकों के काल निर्धारण का भी जानकारी हमको किसके माध्यम से मिलती है? सिक्कों के माध्यम से मिलती है। दूसरी चीज़ शिलालेख से क्या है, जैसे अशोक के शिलालेख से हमको उसके धम्मनीति की बात जानकारी मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ से भूमिदान की जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सिक्कों से और स्कंदगुप्त के सिक्कों से, कैसे समुद्रगुप्त के सिक्के से, तो उसके प्रयाग प्रशस्त का जो दक्षिण विजय था पुष्ट होता है। सिक्कों से उसके क्या राजनीतिक दृष्टिकोण, उस पर वीणा वादन का दिखाया गया है समुद्रगुप्त के। तो उसके राजनीतिक मतलब न केवल वो राजनीति में निपुण था, बल्कि वो कला और क्या कहते हैं संगीत का भी वो अनुयायी था या बहुत पोषक था। ये भी उसके दृष्टिकोण का पता हमको कहाँ से चलता है? ये शिलालेख और सिक्कों से पता चलता है। शिलालेख में क्या है? शिलालेख में देखिए राजनैतिक दृष्टिकोण, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त का ही है, ठीक। इतना बात पता चला। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए वही बात हमने जो बताई आपको, किसमें? साहित्यिक स्रोत में। उसी चीज़ को हम लोग अब थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है। आमतौर पर इसको बोल देखिए, ये जो हमने पीपीटी बनाई है वो काफ़ी कम्प्रेहेंसिव है। इससे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो वनडे क्या पीसीएस में एक भी सवाल बाहर नहीं इससे जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। यदि आप इतना कवर कर लेते हैं और मेरे लेक्चर को सुन लेते हैं तो आपको बाहर से इतिहास में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। तो ग्रंथ क्या है? वैदिक साहित्य में 4 वेद हैं, फिर वेद के बाद ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक हैं, आरण्यक के बाद उपनिषद हैं, उपनिषद के बाद महाभारत है, रामायण है, ठीक है। तो 4 वेद कौन से हैं? पहला होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ठीक है। इसके बाद ब्राह्मण क्या, हर वेद के 4 ब्राह्मण होंगे आपके, ठीक है। ऐसे ही आरण्यक क्या, हर वेद के एक एक आरण्यक होंगे। उपनिषद, हर वेद के अपना उपनिषद भी होता है, ठीक है। तो उपनिषदों की संख्या वैसे अलग से इसको कही गई तो उनकी संख्या 108 मानी गई है। वर्तमान में 11 उपनिषद हमारे पास मौजूद है। तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना। वेद क्या है? ऋग्वेद प्रारंभिक वेद माना जाता है। इसके वेद के आधार पर एक कालखंड ही बना जिसको कहते हैं हम ऋग्वैदिक काल, जिसकी अवधि है 1500 से 1000। इसको आगे बताएंगे लेकिन मोटा मोटी आप लोग जान जाइए। दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसकी अवधि है 1000 से 600 ईस्वी BC तक, बीसा पूर्व तक। तो ऋग्वेद में केवल ऋग्वेद का उदाहरण लिया जाता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अगर आप देंगे तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जितने भी ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं,
ये इन सब चीज़ों को इसमें उत्तर वैदिक काल में लिया जाता है। महाभारत रामायण को एक होता है हम लोगों को महाकाव्य काल आता है 500 ईसा पूर्व में, वहाँ इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो यहाँ कर्मकांड से दर्शन की ओर, जो वेद था वो कर्मकांड आधारित था, ब्राह्मण जो था वो वेदों की कर्मकांडी व्याख्या थी। ठीक है, वेदों को कैसे कर्मकांड से जोड़ा जाए उसमें ब्राह्मण ग्रंथों मिलता है। आरण्यक का मतलब अरण्य आप लोग जानते होंगे, अरण्य का मतलब होता है वन, और आरण्यक का मतलब होता है जब लॉजिक आया धीरे धीरे तो लोग एकांतवासी होने लगे, वन में जाकर विचार करने लगे। तो यहाँ से दर्शन की पहली पाठशाला शुरू कहाँ से होती है? हमको आरण्यक से शुरू होती है, जिसकी परिणति कहाँ आती है? उपनिषद में दर्शन का बहुत उल्लेख। उपनिषद तो एक दर्शन ही हो जाता है, शुरुआत आरण्यक से, उपनिषद उसकी क्या था? कंक्लूजन जिसको कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं संपुष्टि। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानिए, वेद कौन है, ब्राह्मण क्या है, आरण्यक क्या है, उपनिषद क्या है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो ये हो गया वैदिक साहित्य। बौद्ध साहित्य में हम लोगों ने आपको बताया है त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक कथाएं, जातक मतलब क्या होता है? बुद्ध, जो गौतम बुद्ध थे उनके पूर्व जन्म की कई कहानियां प्रचलित हैं, उन्हीं को क्या कहा गया है? जातक कहा गया है। बहुत कठिन नहीं है, लोग जातक से भारी भरकम शब्द है, उससे कंफ्यूज हो जाए। जातक का मतलब बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। बहुत जातक हमको मिलते हैं जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी हमको बतलाते हैं। तो इसमें हमको सामाजिक नैतिकता, बौद्ध संघ की संरचना, आम जनजीवन और आर्थिक क्रियाकलाप देखने को मिलती है। हमने पहले भी बताया कि जैन साहित्य क्या है। जैन साहित्य में आगम ग्रंथ आते हैं, मैंने परिशिष्ट परवन की आपसे बात की, ये सब जैन साहित्य है। इसमें क्या मिलता है? राजवंशी सूचनाएं और व्यापारिक जीवन की हमको जानकारी देखने को मिलती है। तो ये मोटा मोटी आपका जैन साहित्य हो गया। थोड़ा सा हम आपको अब इसमें जो प्राचीन काल में आए हुए यात्री हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को आगे बताते हैं। देखिए, विदेशी यात्रियों मतलब आपने देख लिया साहित्य। अब साहित्य में आप लोगों ने देखा वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब उसके बाद जो आए हुए विदेशी यात्री हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे मेगस्थनीज जो था मौर्य काल में भारत में आया था, मेगस्थनीज मौर्य काल में भारत में आया था। उसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी है, ये कभी कभी पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसने मौर्य प्रशासन, समाज और नगर और व्यवस्था की बात कही है। फाहयान क्या है? ये धर्म, शिक्षा और समाज की बात फाहयान करता है। ठीक, फाहयान गुप्त काल में आता है। वेनसांग हर्ष के समय भारत में आता है, हर्ष के समय भारत आता है और बौद्ध विहार, शिक्षा केंद्र और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करता है। अलबरूनी कब आता है? भारतीय विज्ञान, धर्म और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करता है। लगभग 11वीं सदी में भारत में महमूद गजनवी के समय साथ भारत में आता है और ये भारतीय विद्या को, भारतीयों को ही बड़ी प्रशंसा करता है तथा भारतीय साहित्य की भी अच्छी प्रशंसा करता है। तो अब जितने ये स्रोत हैं उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए वैसे तो यात्री बहुत है। अब जैसे मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, अलबरूनी, फिर आप देखेंगे उसके बाद आता है अलमसूदी। अलमसूदी के बाद आप देखेंगे डोमिंगो पायस और बहमनी साम्राज्य में बहुत सारे आते हैं। सीमाएं क्या है? धार्मिक पूर्वाग्रह या अतिशयोक्ति। कुछ ग्रंथों में हमको पूर्वाग्रह मतलब दिखाई पड़ता है। पूर्वाग्रह क्या मतलब होता है? पहले से एक धारणा बना लेना, तो इतिहास को अपने अनुसार लिखना, वो पूर्वाग्रह कहलाता है। ठीक है, कालक्रम की अस्पष्टता भी देखने को मिलती है हमको आमतौर पर स्रोतों में। कुछ क्षेत्रों से अपर्याप्त प्रमाण मिलते हैं जिससे उस क्षेत्र की हमको सम्यक जानकारी नहीं हो पाती है। अब निष्कर्ष क्या है? इन सभी स्रोतों का संयोजन ही वैज्ञानिक पुनर्निर्माण संभव बनाता है। तो ये सारी चीज़ें
हम लोग देखते हैं। हम नेक्स्ट अब देखिए, हम लोगों ने शुरू किया था प्रारंभिक मानव विकास की सीढ़ियाँ। तो अब हम लोग लगभग 25-30 मिनट हो गया है, तो आज के क्लास को आप यहाँ कंक्लूड करेंगे हम लोग। तो कल से हम लोग शुरू करेंगे। कल ये प्रारंभिक मानव की जो भी चीज़ होगी हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है। और क्या शुरुआत करेंगे, पूरा पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल में जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे। पूरा पाषाण काल का समय हम लोगों ने कहीं कहीं आपको मिल जाता है 20 लाख ईसा पूर्व, तो वो बिल्कुल भी गलत बात है। वहाँ से किसी एनसीईआरटी में है, कहाँ है, तो 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण, 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण, और नव पाषाण काल में भी थोड़ा थोड़ा विवाद है। ये समय काल को लेकर आम तौर पर इतिहास में बहुत विवाद का विषय रहता है। अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिलते हैं, तो आप समय काल कभी नहीं पूछा जाता आपसे, बस मोटा मोटी इसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए इसको हम लोग करते रहते हैं। तो उसके बाद ताम्र पाषाण काल, कल के क्लास में हम लोग पूरा ये कवर करेंगे। लगभग आधे घंटे 40 मिनट की क्लास कल होगी। आज को यहीं देते हैं। विश्वास है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप हमारे क्लास को डेली फॉलो करते हैं, नियमित आप इसको देखते हैं, तो मेरा यकीन मानिए आपको इतिहास में कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतिहास ही क्या, इसके बाद हम पॉलिटी भी पढ़ाएंगे, इन्वायरमेंट भी पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी भी करेंगे। इसी माध्यम से आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में आप जुड़े रहिए, आपको बहुत खासा लाभ होगा।